नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हम देखेंगे रीट मेन से संबंधित। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया है, आपने वो प्रश्नोत्तरी अवश्य देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो वीडियो को जाकर अवश्य देख लेना, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर वो प्रश्न आपने किए हैं, नहीं भी आ रहे हैं अगर आपको, तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वो पढ़ा ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, अब क्या होगा। तो वैसे आपको नेगेटिविटी नहीं लानी है। अगर वो आपको नहीं आ रहे तो अपने अपने नोट्स में ऐड कर लो, ताकि आगे आपके काम आ जाए। वो आपने पढ़ लिया, आपको याद हो गया, बस यही आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न मैं दे रहा हूँ तो ये अधीनस्थ बोर्ड के या आरपीसी या पूर्व में पूछे गए या उनके पास से मैंने कुछ बनाए हैं जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो ये रहेंगे रीट मेंस के लिए। जो ये प्रश्न है वो आपकी तैयारी को क्या देंगे, गति देंगे, यानी आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आपको वीडियो पॉजिटिव व्यू में ही देखना है। अगर आप पहली बार प्रश्न देख रहे हो तो घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है कि अब क्या होगा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, पीछे रह गए। ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न आए हुए हैं, आपने यहाँ देख लिया, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। देख लिया, आज देख लिया तो इससे पहले नहीं देखा, आज देख लिया तो आज याद हो गया। बस इस प्रकार हमें तैयारी करनी है। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि बारह देवरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है। बारह देवरा का जो शिव मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है। जहाजपुर भीलवाड़ा, जादरा पाटन झालावाड़, मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, रामगढ़ यहाँ। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है जहाजपुर भीलवाड़ा में ये बारह देवरा का शिव मंदिर स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर है, जहाजपुर भीलवाड़ा। बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सागवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना किसने की थी। सागवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, शोभालाल गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। आपका ध्यान भोगीलाल पांड्या की तरफ गया होगा, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर है शोभालाल गुप्त, जिन्होंने सागवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की थी। ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि शोभालाल गुप्त ने हरिजनों के लिए आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, तो ये हो जाएगा सागवाड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पावड़ा का क्या मतलब है, या पावाड़ा किससे संबंधित है। पावाड़ा किससे संबंधित है या इसका क्या मतलब है। क्या ये लोकगत है या परिधान अर्थात वस्त्र है, परिधान वस्त्र को कहते हैं, लोक नृत्य या वाद्य यंत्र। तो ये क्या है पावाड़ा। तो पावाड़ा राजस्थान में संबंधित है लोक गाथा से। ये एक लोक गाथा या लोक गीत से संबंधित है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कब व कहाँ की गई थी। राजपूताना जो म्यूजियम है उसकी स्थापना कब व कहाँ की गई थी। तो कब और कहाँ, क्या जोधपुर में या उदयपुर या अजमेर या जयपुर। तो राजपूताना म्यूजियम की स्थापना हुई थी 1908 को। कहाँ पर, अजमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अजमेर 1908। यही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्हैयालाल सेठिया की कौन से काव्य संग्रह जिसमें देश प्रेम व राष्ट्रीयता से, देश प्रेम व यहाँ क्या है, देश प्रेम व राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होने के कारण राजद्रोह का आरोप लगा था। यानी कन्हैयालाल सेठिया की वो कौन सी रचना थी जिस पर राजद्रोह का आरोप लगा था। तो वो रचना थी अग्नि
वीणा। कौन सी थी? अग्निवीणा थी। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कुछ और भी बातें कर लेते हैं। इसके अलावा जो वनफूल है, ये कन्हैयालाल सेठिया का पहला काव्य संग्रह है। पहला काव्य संग्रह कौन सा है? वनफूल। उसके अलावा और भी, जैसे ये जो लीलटास है, इस पर 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा और भी कई रचनाएं हैं, जैसे कन्हैयालाल सेठिया को 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। कुछ और रचनाएं हैं वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे निर्ग्रंथ, शब्द, सत्वादी होएगी। एक और है कुण जमीन रो धनी। कुण जमीन रो धनी, ये एक कविता है जो 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में जब सेठिया ने सामंतवाद का विरोध किया था, तो इन्होंने इस कविता के माध्यम से किसान समुदाय को जागृत किया था। उसके अलावा इनको 2004 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है इनको, कन्हैयालाल सेठिया को। उसके अलावा जो ये सत्वादी रचना है, इस पर टांटिया पुरस्कार भी मिला है। टांटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं अब। तो ये कुछ बातें थी कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। और 2008 का इनको निधन हुआ था। कहाँ? कोलकाता में। 2008 को इनका निधन कहाँ पर हुआ? कोलकाता में इनका निधन हो गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विजयदान की कौन सी रचना 14 खंडों में विभक्त है? जो विजयदान है उनकी इन रचनाओं में से कौन सी रचना है जो 14 खंडों में विभक्त है? तो 14 जो खंड है वो रचना है बातारी फुलवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बातारी फुलवारी। अब कुछ और भी बातें कर लेते हैं विजयदान जी देथा के बारे में। ये तो हमने देख लिया 14 खंडों में विभक्त है, बातारी फुलवारी विशेष है, ध्यान में रखना है दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है आपको। तो अगर हम और बात करें तो ये रूपायन जो संस्थान थी 1960, उसके सह संस्थापक थे। सह संस्थापक किसके? रूपायन संस्थान के। उसके अलावा इन्हें बिहारी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बिहारी पुरस्कार कब? बिहारी पुरस्कार मिला था इनको 2002 में। पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2007 में। पद्मश्री 2007 में। उसके अलावा राजस्थान रत्न पुरस्कार, यहाँ एक अलग पेज लेते थे, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में। उसके अलावा केंद्रीय साहित्य अकादमी 1974 में। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 1992 में। उसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं ये यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये रचनाएं, इनको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। जो इनकी जो रचनाएं हैं, 1 मिनट, ये जो रचनाएं इनकी, ये देखिए, ये सभी जो आपके सामने दे रखी है ये कन्हैयालाल सेठिया जी की है। कौन कौन सी है? उलझन, सपन प्रिया, बातांग फुलवारी हमने देख ली। अलेखो, हिटलर। इसके अलावा और कौन सी रचनाएं हैं? जैसे बापू के 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे, ये भी विजयदान देथा जी के। एक है दुविधा, एक है पहेली। अब देखिए जो द्विधा है इस पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी इस पर, जबकि पहेली है इस पर अमोल पालेकर ने एक फिल्म बनाई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रमुख कुछ बातें थी। एक बुक और है, जैसे
चौधरायन की चतुराई, चौधरायन की चतुराई भी किनके, ये भी विजयदानदेता का ही है। और विजयदानदेता को बीजू नाम से भी जाना जाता है, बीजू नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जन्म इनका हुआ था 1926 बोरुंदा जोधपुर में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक और है अंतराल दोस्तों, साथ में मैं और बता देता हूँ, एक अंतराल भी इनकी रचना है। अंतराल, उलझन, सपन प्रिय, ये सभी किनके, विजयदान देता की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मेजर पीरू सिंह का संबंध किस जिले से था। जो मेजर पीरू सिंह जी थे, इनका संबंध किस जिले से था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ साथ में ये जो और भी दे रखे हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, मेजर पीरू सिंह जी का जन्म हुआ था झुंझुनू रामपुरा बेरी, यहाँ से ये संबंधित है। अब बाकी जो दे रखे हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि जोधपुर के बाणासुर से कौन से जो शहीद, वीर शहीद थे वो संबंधित है, सीकर से कौन है, झुंझुनू से कौन है। तो सबसे पहले हम मेजर पीरू सिंह का हमने देख लिया, रामपुरा बेरी। उसके अलावा मेजर पीरू सिंह के बारे में एक खास बात और है कि ये राजस्थान के पहले राजस्थानी हैं जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। परमवीर चक्र प्रथम राजस्थानी जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा बाणासुर जोधपुर, यहाँ से संबंधित है मेजर शैतान सिंह, और शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद के नाम से भी जाना जाता है। बाणासुर का शहीद, बाणासुर के शहीद कौन, शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह। और उसके अलावा जो इनको भी मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, किनको, शैतान सिंह को। अब बात करें मंगलूना, ये मंगलूना या मंगलूना गांव है, यहाँ से संबंधित है जो शिक्षा के संत है, जो बीरमा के नाम से जाने जाते हैं, केशवानंद, केशवानंद। ये किस नाम से जाने जाते हैं, बीरमा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अलावा आगे नाम एक और दे रखा है, झुंझुनू जसरासरपुर, झुंझुनू के जसरासरपुर से कौन है संबंधित, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ से झाबरमल, कौन, झाबरमल, झाबरमल, ये यहाँ से संबंधित है। इनकी पुस्तकें भी है, सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता, रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन, आदि पुस्तकें किनकी, झाबरमल की। और इन्होंने 1905 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने जो थे, इन्होंने इन्हें हिंदी पत्रिका व संपादन की शिक्षा दी थी। तो ये प्रमुख बातें हैं झाबरमल के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मीरा पुरस्कार व मधुमती पुरस्कार, मधुमती पत्रिका किससे, अकादमी से संबंधित है। यानी मीरा पुरस्कार और मधुमती पत्रिका ये दोनों ही किस अकादमी से संबंधित है। क्या ये ललित कला अकादमी से संबंधित है, या राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से, या राजस्थान साहित्य अकादमी, या रूपायन संस्थान। तो सबसे पहले देख लेते हैं ललित कला अकादमी और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये दोनों ही कहाँ स्थित है, ये तो है जयपुर में। जबकि राजस्थान साहित्य अकादमी ये कहाँ स्थित है, ये है उदयपुर में। और जो मीरा पुरस्कार और मधुमती पत्रिका है वो इसी अकादमी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ये है। जबकि रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है, ये है जोधपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर राजस्थान साहित्य अकादमी से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भवानी सहाय शर्मा जो स्वतंत्र सेनानी थे वो किस जिले से संबंधित थे। यानी भवाई सहाय शर्मा जो स्वतंत्र सेनानी थे वो किस जिले से संबंधित थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित थे, अलवर से संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा अलवर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी। सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी। क्या रामानंद जी ने, या शंकराचार्य, परशुराम देव, या दादू दयाल।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम देव ने स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने राजा बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विशेष तौर से ध्यान में रखना है आपको, नोट्स में ऐड कर लेना। अगर आपने पहली बार कोई प्रश्न देखे हो, नहीं पढ़ा है, तो उनको अपने नोट्स में साथ साथ में ऐड करते जाना। जिस टॉपिक में आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक में इसको डाल लेना है कि मान सिंह से संबंधित है या राज सिंह से या राय सिंह से, तो जिससे संबंधित है वहाँ इस टॉपिक को डाल लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने राजा बनने के बाद मान सिंह के मनसब में क्या कर दी थी? कमी कर दी थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक और कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है ये दोस्तों। तो जो रानी कर्मावती थी उनके द्वारा जो जौहर किया गया था, ये जानकारी हमें किस ताम्रपत्र से मिलती है? आहड़ ताम्रपत्र, पूर्व ताम्रपत्र, मानमोरी ताम्रपत्र या बिजोलिया शिलालेख? तो किस से मिलती है हमें ये जानकारी? ये हमें मिलती है पूर्व ताम्रपत्र से, ये हमें जानकारी मिलती है रानी कर्मावती के जौहर की। किससे? पूर्व ताम्रपत्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होप सर्कस स्मारक कहाँ स्थित है? होप सर्कस स्मारक कहाँ स्थित है? अलवर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर? तो होप सर्कस स्मारक है वो स्थित है अलवर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार किसने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था? पृथ्वीराज विजय के अनुसार किसने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था? क्या ये पृथ्वीराज तृतीय थे या अरणोराज थे या विग्रहराज चतुर्थ थे या अजयराज थे? तो पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भरने वाले जो शासक थे वो थे अजयराज। इसका राइट आंसर है अजयराज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जैन श्वेतांबर द्वारा पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है? जैन श्वेतांबर द्वारा पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये पर्युषण पर्व? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद मास को। भाद्रपद मास को 8 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है, जबकि जो जैन श्वेतांबर, जो जैन दिगंबर है, वो जो ये त्यौहार है वो मनाते हैं, वो 10 दिन मनाते हैं। 10 दिन भाद्रपद में मनाते हैं, लेकिन 10 दिन मनाते हैं। ये कृष्ण से शुक्ल पक्ष के बीच में 8 दिन मनाते हैं। तो जैन श्वेतांबर तो 8 दिन मनाते हैं, जबकि दिगंबर होते हैं वो भाद्रपद के 10 दिन इस त्यौहार को मनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गुड़गांव का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? काफ़ी गजब प्रश्न है ये, काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वाकई में आपको ये दर्शा रहा है, आपको तैयारी में और मजबूती प्रदान कर रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर हाँ, आप इस प्रश्न का कमेंट करके मुझे जवाब दे देना, ये मैं इसका उत्तर तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप, मैं उत्तर बताने से पहले कमेंट कर देना ईमानदारी से कि मुझे ये प्रश्न आ रहा था और इसका राइट आंसर ये था। कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए अब देखते हैं इसका राइट आंसर। तो गुड़गांव का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था नागार्जुन और पृथ्वीराज के बीच में। बाकी को भी देख लेते हैं इनके मध्य कौन कौन सा युद्ध हुआ था। देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, सभी अलग अलग युद्धों की बात करेंगे, लेकिन पृथ्वीराज जो नागार्जुन के बीच गुड़गांव का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1178 को। और जो नागार्जुन है इसका जो सेनापति था वो था देवभट्ट। कौन था? देवभट्ट था। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। अब बात करें बाकी की, तो जो परमर्दी देव है और पृथ्वीराज है, इनके बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था, ये यहाँ जो परमर्दी देव है, इस युद्ध का नाम था तुमुल का युद्ध, महोबा का युद्ध या रात्रिकाल का युद्ध। इसके कई नाम हैं,
1 मिनट, ये मैं मिटा देता हूँ, आपको यहाँ साफ तरीके से लिख देता हूँ। इस जो पृथ्वीराज इनके दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसको महोबा या तुमुल या रात्रिकाल का युद्ध, इन नामों से जाना जाता है। और क्या विशेष है, जो परमर्दी देव थे, जिस प्रकार नागार्जुन के जो सेनापति थे वो तो थे देवभट्ट, उसी प्रकार परमर्दी देव थे, उनके दो जबरदस्त सेनापति थे, उनका नाम था आलय और उदल। आलय और उदल ये प्रमुख सेनापति थे, बहुत जबरदस्त थे, तकड़े योद्धा थे, इनकी प्रशंसा भी की थी पृथ्वीराज ने। उसके अलावा जब पृथ्वीराज ने इस युद्ध को जीत लिया था तो यहाँ जो महोबा था उसका जो अधिकारी बनाया था वो था पुंजन राय को। एक नाम आता है पुंजन राय या पुंज राय भी नाम मिलता है। पुंजन राय या पुंज राय, इनको यहाँ अधिकारी नियुक्त किया था। किसने? पृथ्वीराज ने। ये पृथ्वीराज ने नियुक्त किया था कहाँ? महोबा में। महोबा में जीतने के बाद पुंज राय को यहाँ का अधिकारी नियुक्त किया था। उसके अलावा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में भी युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम था तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजेता विजयी हुए थे, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुए और पृथ्वीराज युद्ध में मारे गए थे। उसके अलावा जो ये पृथ्वीराज और मूलराज के बीच है, यहाँ कहते हैं 1178 को ही आबू का युद्ध हुआ था। आबू का युद्ध कुछ किताबों में मिलता है, आबू का जो युद्ध हुआ था वो गोरी व मूलराज, और कुछ किताबों में भीम का नाम भी मिलता है। ये जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज के बीच न होकर इसकी जगह आबू का युद्ध हुआ था, वो मोहम्मद गोरी था। यहाँ गोरी था और आबू के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस मूलराज का नाम कहीं कहीं भीम मिलता है, कुछ किताबों में मूलराज नाम मिलता है। तो ये प्रमुख बातें थी इनके बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि बांधव की उपाधि से, जो कवि बांधव है इसकी उपाधि से कौन से चौहान शासक के नाम से जाना जाता है, यानी वह कौन सा चौहान शासक है जो कवि बांधव की उपाधि के नाम से जाना जाता है। कवि बांधव की उपाधि क्या वो बिसल देव थे, अजय राज थे, पृथ्वीराज थे या विग्रहराज द्वितीय थे? आपको कंफ्यूज हो सकता है इसमें कि हाँ ये तो विग्रहराज ही थे, लेकिन नहीं, विग्रहराज यहाँ पर द्वितीय दिया हुआ है, जबकि कवि बांधव की जो उपाधि थी वो विग्रहराज, एक मिनट इसको साफ कर देता हूँ, वो थे विग्रहराज चतुर्थ थे। और इसी विग्रहराज को, जो विग्रहराज चतुर्थ है, इसका एक अन्य नाम था, वो था बिसल देव। विग्रहराज का ही नाम है बिसल देव, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिसल देव, जो कवि बांधव के नाम से जाने जाते हैं। कवि बांधव के नाम से विग्रहराज चतुर्थ जाने जाते हैं, जिनका एक अन्य नाम क्या है? बिसल देव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? क्या ये दोसा, ये सिंगल आ गया, डबल है यहाँ पर दोसा, तो क्या ये बूंदी में या दौसा में या अलवर में या भरतपुर में? तो चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आबानेरी दौसा में। आबानेरी दौसा में है चांद बावड़ी स्थित। तो ये होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जो उस्ता कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की है या अजमेर की है या उदयपुर की है या बीकानेर की है? सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का। तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला है जो ऊँट से संबंधित है, वो है बीकानेर की। तो बीकानेर से संबंधित है उस्ता कला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? क्या ये कालबेलिया से संबंधित है या शहरी जनजाति से संबंधित है या कंजर जाति से संबंधित है या गरासिया जनजाति से? हालांकि मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देख लेना, इसके बारे में सभी जानकारी आपको मिल जाएगी।
तो शिकारी जो नृत्य है वो है सहरिया जनजाति से, जबकि एक नृत्य और है संकरिया नृत्य, वो है कालबेलिया से संबंधित। संकरिया जो नृत्य है वो तो किससे संबंधित है? कालबेलिया से संबंधित है, जबकि शिकारी जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति से संबंधित है। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी रीट एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी भूमिका अदा करेगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, एक एक चीज़ देखिए, तो निश्चित तौर से आपके ये वीडियो ज़रूर काम आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाना, ताकि वहाँ पर कोई भी जानकारी वो मैं वहाँ डालता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।